हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मस्त जरूर होंगे और आप अपना पढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे, ये तो मुझे भी पता है। क्योंकि पढ़ाई इज अ बोरिंग काम। पढ़ाई एक तरह का बोरिंग काम है जिसे अच्छा से नहीं किया जा सकता है, और एक बार वो अच्छा से करने लग जाए तो फिर वो उसका इंटरेस्ट बन जाता है। तो पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा मौज मस्ती भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एजुकेशन इज अ बोरिंग काम, बोरिंग वर्क है, थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट है। इसीलिए हम थोड़ा बहुत मजाक मस्ती भी करते रहेंगे साथ साथ, ताकि आपको भी मज़ा आता रहे। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में जाना था। प्रतिबिंब के दोनों प्रकार के बारे में जाने थे, और दोनों प्रकार की परिभाषा के बारे में जाने थे, और दोनों प्रकार का दो दो नोट लिखे थे। और आपको हम बोले थे कि अंतर इसी में से लिख लेना, क्योंकि हमने आपको सारा चीज़ बता ही दिया था, आपको सिर्फ लिखना था बस। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कल का रिकैप दे देते हैं। अगर आप कल का लेक्चर पढ़ के आए होंगे, अटेंड करके आए होंगे, तो आज मैं जो रिकैप देने वाला हूँ उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, और चीज़ों का रिकॉल होने वाला है। रिकॉल होने के बाद आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कल हमने क्या सब पढ़ा था। पहला हमने सिर्फ पढ़ा था प्रतिबिंब के बारे में। क्या होता है ये प्रतिबिंब? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं उसका स्रोत होगा, वहीं से तो आएगा। ये इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा कल किया था। तो आज मेरा रिकैप है, तो रिकैप की तरह ही चलेंगे। तो चलिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है, या दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज, वही जो आप मोबाइल में क्लिक करते हैं फोटो, दैट इज कॉल्ड इमेज। चलिए, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। क्या होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब? तो देखिए, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी कि सच में मिलती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, यानी कि मिलता हुआ मुझे प्रतीत होता है, सिर्फ मुझे महसूस होता है, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब हमने दो नोट के बारे में बात किया था। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये था मेरा कल का रिकैप। कल जितना हमने पढ़ा था उस सारे का हमने रिकैप दे दिया। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं दर्पण। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा पढ़ के समझाएंगे, उसके बाद आपको नोट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम देंगे। आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद हम इस लेक्चर को आगे की तरफ ले जाएंगे। देखिए, आज हमने सोच के आया है सिर्फ एक दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के तीनों प्रकारों का नाम और पहला प्रकार के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। बस आज के लेक्चर में मेरा टारगेट इतना ही है, उससे ज़्यादा करना भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन रोज़ पढ़ना है। समझ में आ गया? रोज़ पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टर्म तक। देखिए, सबसे पहले दर्पण। दर्पण क्या होता है? शीशा, वही जो आप नहा के आते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं आईने में, उसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं, शीशा बोलते हैं। देखिए, दर्पण वह चिकनी और चमकीली पदार्थ। सबसे पहले यह चिकनी और चमकीली क्या है? तो देखिए, उसका एक भाग चिकना और चमकीला होता है, तभी तो हम अपना चेहरा उसमें देख पाते हैं। अगर चिकना और चमकीला नहीं होता तो हम अपना चेहरा उसमें नहीं देख पाते। इसीलिए बताया गया यहाँ पर, वह चिकनी और चमकीली पदार्थ जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे तथा जिसका एक भाग रंगा हुआ हो। इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन का पालन भी करना चाहिए दर्पण, और एक भाग रंगा हुआ। आप देखे होंगे पीछे का भाग रंगा हुआ होगा। अगर पीछे का भाग रंगा हुआ नहीं रहेगा तो वो मेरा दर्पण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा दोनों तरफ से दिखाई देने लगेगा, तो इस तरह से मेरा वो दर्पण नहीं कहलाएगा। सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दर्पण पढ़ रहे हैं, तो दर्पण के बारे में जानेंगे। देखिए, वह चिकनी और चमकीली पदार्थ
जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे तथा एक भाग रंगा हुआ हो। प्रकाश के परावर्तन क्या सर था मेरा दो, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने याद नहीं किया है तो प्लीज याद कर ले, क्योंकि 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत हाई है, प्रोबेबली बहुत हाई है आने की। तो क्या था मेरा प्रकाश के परावर्तन, सबसे पहला था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम मेरा ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये था मेरा परावर्तन के नियम, और जिसका एक भाग रंगा हुआ उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। फटाफट से इसको आप नोट कीजिए, इसके लिए आपको हम 20 सेकंड का टाइम देते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इसके प्रकार, और प्रकार में पहला जानेंगे समतल दर्पण, और समतल दर्पण की सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में जानेंगे, और आज के लेक्चर को यहीं पे रखेंगे, और उसके बाद हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसको आप नोट कीजिए, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। हो गया दर्पण के बारे में, हो गया, आपको समझ में आ गया। एक बार और हम समझा देते हैं कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली पदार्थ होता है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे तथा जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं दर्पण के प्रकार, सुन लीजिए। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा समतल दर्पण, एक होता है मेरा गोलीय दर्पण, और एक होता है मेरा परवलय दर्पण। परवलय दर्पण हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि वो नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछा जाता है, इसीलिए हमको सिर्फ 2 दर्पण ही पढ़ना है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दर्पण के प्रकार के बारे में जानते हैं। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब हम जानने वाले हैं दर्पण के प्रकार। तो देखिए दर्पण के प्रकार, यानी कि ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार का मतलब होता है भाई, दर्पण का कितना भाई है। दर्पण एक तरफ से नहीं, दर्पण का मतलब, प्रकार का मतलब हो गया उसका बेटा, दर्पण का कितना बेटा है, इसी को बोलते हैं प्रकार। तो चलिए दर्पण के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए मुख्यतः दर्पण के प्रकार 3 होते हैं, लिखिए नाम, साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। पहला है मेरा समतल दर्पण। क्या होता है ये समतल दर्पण, सारे चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है मेरा गोलीय दर्पण। क्या होता है ये मेरा गोलीय दर्पण, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा होता है मेरा परवलय दर्पण, जिसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप प्रकार में नोट कर लीजिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहाँ गया, ये क्या दर्पण के प्रकार नहीं है? तो आप तो पढ़े तो है, लेकिन आधा अधूरा पढ़े हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का प्रकार है। तो देखिए यहाँ हमने गोलीय दर्पण लिख दिया। जब हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे तब विस्तार रूप से जानेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतलोत्तल दर्पण, उत्तलोत्तल दर्पण, सारी चीज़ों के बारे में हम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, आपको सिर्फ जितना बोला जाए उतना करते रहिए, आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट इम्प्रूव होगा। सब चलिए आगे की तरफ चलते। इस तीनों प्रकार को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए और नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम सबसे पहला जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। इसके परिभाषा सबसे पहले जानेंगे, क्या होता है समतल दर्पण, और इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं।
आई होप कि आप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये समतल दर्पण क्या होता है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक तल पर रहेगा वो मेरा समतल होना चाहिए, यानी कि सीधा होना चाहिए। यही मेरा होता है समतल दर्पण। चलिए इसको चलते हैं क्या बोलते हैं परिभाषा से इसको और हम क्लैरिटी के साथ समझते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे समतल दर्पण क्या होता है। ये मेरा समतल दर्पण। तो आप लिखिए आंसर में वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। इसका मतलब क्या हुआ, हम सारे के सारे चीज समझाएंगे। आप सबसे पहले नोट कीजिए, लिखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये नीचे वाला पार्ट जो है वो मेरा है परावर्तक सतह। तो ये परावर्तक सतह मेरा समतल है। देखिए एक लाइन में है, सीधा लाइन में। इसे ही हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। चलिए देखिए ये मेरा हो गया समतल दर्पण। इसको नोट कीजिए और आगे हम इस लेक्चर को बढ़ाते हैं। इसको सबसे पहले आप पहले नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। समतल दर्पण किसे कहते हैं ये तो परिभाषा हमने समझ लिया और लिख भी लिया। अब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखना है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना यानी कि समतल दर्पण के द्वारा मेरा प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। प्रतिबिंब वही इमेज जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये सारी चीजों के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो लिखिए समतल दर्पण यानी कि इस दर्पण में लिखिए इसमें प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। वस्तु के पीछे बनता है। आप साथ साथ नोट करते चलिए, हम सारे चीजों को समझाएंगे। चलिए समझा देते हैं। देखिए इसमें प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। इसका मतलब जब हम समतल दर्पण को यहाँ पे खड़ा कर देंगे और वस्तु मेरा यहाँ रहेगा तो इस दर्पण के पीछे में मेरा प्रतिबिंब बनेगा। इसी को बोलते हैं वस्तु के पीछे बनना। चलिए दूसरा समझते हैं। इसमें हमेशा इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा का मतलब जब आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होंगे ऐसे तो सीधा सीधी आपका प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। इसी को बोलते हैं समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता। चलिए तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है मेरा? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें क्या बनता है मेरा? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब जिसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और जिस बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए ये मेरा 3 हो गया। अगला लिख लीजिए। इसमें प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। वस्तु की दूरी के बराबर होती है। देखिए ये था मेरा 4 प्रॉपर्टी समतल दर्पण के बारे में क्या सब हो सकता है। हमने पहले सबसे आपको पहले समतल दर्पण की परिभाषा को लिखाया, उसके बाद उसको अच्छे से समझाया और समझाने के बाद समतल दर्पण के द्वारा किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से हमको पूछ सकता है कि समतल दर्पण के विशेषताओं को लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? यही जो आप लिखा है। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। यही तो मेरा हुआ। समतल दर्पण का विशेषता आप बोलिए, या समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बोलिए, या समतल दर्पण की प्रकृति को लिखिए। ये सारे क्वेश्चन एक ही हुए, आपको आंसर सिर्फ यही लिखना है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी वही कल बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है, यानी कि जितना दूर वस्तु खड़ा रहेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। यही था मेरा समतल दर्पण। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप कमेंट में लिखिएगा डन, ताकि हम इस लेक्चर को आगे की तरफ ले चलें। आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए और आगे की तरफ चलते हैं। हमको क्या पढ़ना है आप पहले इसको नोट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण। क्या जानेंगे? गोलीय दर्पण क्या होता है? ये गोलीय दर्पण तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या बोल दिया मास्टर, हमको वो समझे नहीं आया। तो चलिए पहले आपको डिफिनेशन लिखाते हैं, उसके बाद हम चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे। चलिए इसको आप पहले साथ साथ लिखिए। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। इसको नोट कीजिए। देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। एक हमने खोखला गोला पार दिया, समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा खोखला गोला। थोड़ा गोल अच्छा से कीजिए। खोखले गोले के बराबर हो। एक तो हम बाहर से थोड़ा पेंट कर देते हैं और इधर हम अंदर से पेंट कर देते हैं। क्यों अंदर से पेंट किए?
ये मेरा एक खोखला गोला अंदर से पेंट करने का मेरा मेन रीजन है। यहाँ बाहर से पेंट किए तो ये मेरा अवतल दर्पण, अंदर से पेंट किए तो ये मेरा उत्तल दर्पण, इसीलिए हमने आपको पेंट करके समझाया। और ये है मेरा खोखला गोला। ये जो मेरा गोलीय दर्पण है किसी खोखले गोले का एक भाग है। ये मेरा पूरा खोखला गोला नहीं है, सॉरी बोलाया गया धोखा से, ये मेरा खोखला गोला नहीं है। खोखला गोला मेरा ये होता है, इसमें कुछ मास भी होते हैं, द्रव्यमान भी होते हैं, कुछ रेडियस भी होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा कुछ रेडियस होगा। तो ये इस खोखले गोले का एक छोटा सा भाग है जिसका परावर्तक सतह, किसी खोखले गोले का परावर्तक सतह है ये, उसे ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए आज के लेक्चर में हमने इतना ही सोच के आया था, इतना ही समझ के आया था, इतना ही मैं टारगेट लेके आया था। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे और मैं आपसे उम्मीद इतना ही करूँगा कि मैं जितना पढ़ाता चलूँ आपको रोज़ के रोज़ कंप्लीट करना है, रोज़ के रोज़ याद करना है। और जिसको याद नहीं होता है वो मेरी बातों को अच्छे से सुने। जो बच्चे याद कर लेते हैं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, और जो नहीं याद कर पाते हैं वो मेरा बात गौर से सुनिए। तो आपको यदि याद नहीं होता तो आप लिख लिख कर चीज़ों को याद करें पढ़े। जैसे हमने गोलीय दर्पण को लिखा और आप भी लिखेंगे गोलीय दर्पण, लिखिएगा वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो आप बोलने के दौरान जो लिखते हैं तो इससे आपका वो जो परिभाषा लिखे हैं वो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। आप 2-4 बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, जिससे आप चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप उस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं। ये था मेरा याद करने का बेस्ट ट्रिक। अब जो बच्चे टॉपर है वो क्या करेंगे, तो जो बच्चे टॉपर है वो रिवाइज कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना परफेक्ट बनते जाओगे। यही एक सीधा सा लाइन है, सिंपल सा लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना आप टैलेंट होते जाओगे, उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। प्रैक्टिस क्या चीज़ का करना है, जो हमने आपको परिभाषा लिखा है उसी को बार बार लिखना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप पढ़ना चाहें तो इसी चीज़ों को बार बार लिखना है, और क्वेश्चन बैंक होगा तो उससे ऑब्जेक्टिव देखना है बना के। जितना मैं पॉइंट बताता हूँ आपका हर एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, हर एक 2 नंबरी बन जाएगा, हर एक 5 नंबरी भी बन जाएगा। तो टेंशन ना लीजिए, हम सब चीज़ पढ़ेंगे। F=R/2, दर्पण सूत्र भी पढ़ेंगे, पूरा प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, कैसे प्रूफ किया जाता है, क्या वो इम्पोर्टेंट है, सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ा तो अभी स्टार्ट ही, आज था मेरा लेक्चर नंबर 6, अभी तो 6 क्लास ही हुआ। आराम से पढ़ेंगे, इसको थोड़ा लंबा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लगभग 20 चैप्टर। आप 20 लेक्चर मान के चलिए कि 20 लेक्चर तक में ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। यही हम सोच के आए थे, यही हम एक्सपेक्ट करके आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप अपना प्यार बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए और भी इससे अच्छे कंसेप्ट के साथ, अच्छे तरीके से आपके साथ क्लास में आऊँ और आप उस चीज़ों को आसानी से समझ पाए। यही मेरा मेन पर्पस है और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।